नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड की ज्योग्राफी सीरीज के अंदर जल मंडल के पार्ट फर्स्ट के अंदर जो विश्व के ज्योग्राफी है यानी वर्ल्ड का जो ज्योग्राफी है उसकी क्लास नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है साथ साथ में आप सभी का माइंड मोड स्टडी में। और स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका इस PYQ सीरीज यानी जिस टॉपिक के अंदर जो टॉपिक अपन उठा रहे हैं उसका सारा का सारा निचोड़ अपन निकाल रहे हैं। 2020 से लेकर 2026 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर्स में आए हुए विश्व के भूगोल से जो प्रश्न बने हैं वो प्रश्न और उनकी व्याख्या सहित मैं आज एक साथ लेके आया हूँ, संपूर्ण व्याख्या के साथ लेके आया हूँ और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी है ये चीज। तो फटाफट से अपन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले अपन समझ लेते हैं पृथ्वी पर सभी सभी प्रकार के जो जल हैं, जैसे महासागर में हैं, नदियां हैं या झीलें हैं सॉरी, या ग्लेशियर है या फिर भूमिगत जल भी है, तो उन सभी को अगर मिला के अपन बात करेंगे तो वो जल मंडल कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा। और आप अगर जानते हैं क्या, अगर पृथ्वी से सारा पानी हटा दिया जाए तो ये एक सूखा और बंजर ग्रह बन जाएगा, यहाँ जीवन जीना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा दोस्तों। चलिए अपन बिना देरी के फटाफट से पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। फटाफट से विश्व के निम्नलिखित महासागरों के क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम क्या होता है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आया हुआ है, तो फटाफट से पिछली क्लासों में जाके देख लीजिए। मैंने अवरोही और आरोही आराम से और अच्छी तरीके से ट्रिक के साथ याद कराए। अवरोही यानी बड़ी संख्या से शुरू होकर धीरे 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 छोटी होती जाती है, उनको कहते हैं अवरोही। और आरोही क्या होता है? छोटी छोटी, थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा, लास्ट में जाते बड़ा हो जाता है, इसको कहते हैं आरोही। आप ऐसा ही समझ लो तो अवरोही यानी 4 शब्द है और आरोही 3 शब्द है। तो आप समझ लो छोटा कौन है, छोटे से शुरू कौन होगा अवरोही, बड़े से शुरू कौन होगा अवरोही। तो इसमें आपको पूछ रहा है महासागर को क्षेत्रफल है, इन महासागरों का जो क्षेत्रफल है वो अपने अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़ा कौन सा महासागर है? तो सबसे बड़ा, अगर पिछली क्लास से आपने अगर व्यवस्थित देखी है तो फिर आपको उसमें पता चल ही गया होगा कि प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा है यानी 2। फिर उससे छोटा इसमें कौन सा है अपने? तो अगर अटलांटिक जो अपन देखना चाहेंगे तो वो है उससे थोड़ा बड़ा यानी थोड़ा छोटा। फिर उससे आगे अपन देखना चाहेंगे तो इंडियन है वो थोड़ा बड़ा, और फिर अंटार्कटिका। ये जो फ्लो बैठ रहा है वो अपना सही है। कौन सा है? ये वाला ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं फटाफट से आगे। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? यानी सागर के अंदर जो लवण यानी खारा पानी है उसमें सबसे ज्यादा किसका योगदान से ये खारा बनता है? तो उसका सही आंसर आपको देना है। तो फटाफट से दीजिए इसका। कैल्शियम सल्फेट के वजह से, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से, या मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से, या फिर सोडियम क्लोराइड की वजह से। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका आने वाला है सोडियम क्लोराइड की वजह से ये लवणता है यानी खारा होता जाता है। अधिकतम योगदान सोडियम क्लोराइड की है। मात्रा तो सबकी है परंतु सबसे ज्यादा जो योगदान है यानी सबसे ज्यादा जो मात्रा है वो सोडियम क्लोराइड की है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के या क्रमबद्ध निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम अभी उभरता चैनल है हमारा। 15-20 दिन हुए हैं क्लासें चलती हुई। महासागर में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सेम क्वेश्चन आ रहा है, महासागरों का पूछ रहा है और पहले कुछ और सागरीय के बारे में पूछा था। तो अब महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण है यानी खारा कह सकते हैं या नमक कह सकते हैं, इसको सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। तो इसका भी जो सही आंसर है वो है सोडियम क्लोराइड। बढ़ते हैं फटाफट से आगे। समुद्री जल में लवण की मात्रा करीबन होती है, यानी समुद्र का जो जल होता है उसमें किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका 25 प्रति हजार या 30 प्रति हजार या 35 प्रति हजार या 40 प्रति हजार जो है इनका कितना बैठता है, प्रतिशत मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो अपने हैं 35 प्रति हजार के हिसाब से। अगर औसतन बात करें, किसकी? औसत की बात करें तो ये
35%। कितना दोस्तों? 35%। और इसमें सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होगी? तो सोडियम की। किसकी दोस्तों? सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड की सबसे अधिकता होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फटाफट से बिना देरी के आगे। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? यानी विश्व का जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा सागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? तो है उसका आंसर प्रशांत महासागर, जो सबसे गहरा और सबसे बड़ा सागर है। थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपके कोई इसके आसपास से जो प्रश्न गलत होने की संभावनाएं बनती रहती हैं वो नहीं होंगे। फटाफट से इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। अपन पीछे देख के भी आए हैं। इसका जो क्षेत्रफल है जो 16.5 करोड़ वर्ष किलोमीटर है। कितना वर्ष किलोमीटर? कितना? 16.5 करोड़, जो संपूर्ण जल भाग का 45% हिस्सा रखता है। इस महासागर का क्षेत्रफल एशिया की तुलना में लगभग 4 गुना है। कितना है? 4 गुना है। प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग सबसे गहरा है। फिलीपाइंस के पश्चिम में मैरियाना ट्रेस जो बना हुआ है, या खाई संसार भी कह सकते हैं उसको, वो सबसे गहरा ग्रत है। जलमंडल का सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर डील है, जो प्रशांत महासागर के मैरियाना टेनिया को का ही एक भाग है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके यस कमेंट करके फटाफट से कमेंट करिए। मैरियाना खाई किस महासागर में अवस्थित है? तो अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं। किसमें है? सही आंसर बताइए इसका। प्रशांत महासागर में है। परंतु प्रशांत में भी यहाँ पे आपको फंसा दिया है ना, ये तो मान लो नहीं होगा। अटलांटिक वाला भी नहीं होगा, दक्षिणी और उत्तरी दोनों वाले। अब प्रशांत और प्रशांत दोनों आ गए ना। अब अपन पीछे पढ़ के क्या आए थे? पश्चिमी प्रशांत महासागर की मैरियाना खाई है वो उस गर्त में है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। ग्रेट बैरियर रीफ है, यानी ग्रेट जो बैरियर रीफ है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, राजस्थान का एक जल विभाजन है, चीन की एक दीवार है, या रॉकी पर्वत की एक श्रृंखला है? फटाफट से आंसर दीजिए इसका, फटाफट से दीजिए। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ये जो है वो समंदर की एक जीवित संरचना है, जिसे कोरल भी कह सकते हैं। कोरल भी कह सकते हैं। ये क्या है? समुद्र की जो अंदर बनी होती है जीवित संरचना वो होती है, जिसको प्रवाल भित्ति भी कहा सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी ग्रेट बैरियर रीफ को कहा जाता है। तो प्रवाल भित्ति भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका सही आंसर होने वाला ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति। ठीक है, इसका थोड़ा अपन व्याख्या कर लेते हैं। आप पढ़ लो, मैं तो क्या ही गला फाड़ूंगा इसके लिए। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? अभी अभी अपन पीछे बढ़ के आए हैं। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के कहां पे हैं? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट या तटीय के सारे हैं। प्रवाल भित्ति बनाता है, एक प्रवाल भित्ति है किसके? ऑस्ट्रेलिया के निकट, यानी पूर्वी तट पे। और अपतटीय भी उसको कहा जाता है, उनके सहारे पर स्थित है। कौन? ग्रेट बैरियर रीफ। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप है? यानी कौन सा देश इसकी सीमा बनाता है? इसका सही आंसर अगर आपको पूछ लिया जाए तो क्वींसलैंड है। कौन सा है? क्वींसलैंड है, जो प्रवाल द्वीप या प्रवाल द्वारा निर्मित है। जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो इसके समीप या इसके किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहां पर पाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। RS 1999 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। कोरल रीफ और जीवाश्म पट्टी कहां पाई जाती है? 18 डिग्री से ऊपर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में, या कर्क व मकर रेखा के बीच, या तटीय क्षेत्रों में, महाद्वीपों व द्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर, या ठंडे
समुद्रीय तटों पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर कीजिए। करक और मकर रेखा के बीच के तटीय हैं, और जो सबसे बड़ी अपने जो है कोरल रीफ वो कहां पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्योंकि अपन पीछे 2-3 प्रश्न इसी से रिलेटेड सॉल्व करके आए हैं, तो आपको आसानी होगी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन चीजों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इस प्रश्न का आंसर हो गया अपने, आगे बढ़ते हैं। विश्व में सर्वप्रथम जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है। अपन ने कल वाली क्लास में सक्रिय ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी है, जितने भी इनके पार्ट हैं वो अपन देख के आए हैं पीछे वाली क्लासों में। तो फिर आपको इस प्रश्न का आंसर अपने हिसाब से करना पड़ेगा। हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, या फिर प्रशांत महासागर में। इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, इसका सही आंसर होने वाला है प्रशांत महासागर में जागृत ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा अभी अभी, क्योंकि बाद में मेरे दिमाग से निकल जाए क्लिक, जो अग्नि वलय होती है वो क्या है, इसके बारे में प्रश्न पिछली क्लासों में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अग्नि वलय किसे कहते हैं। ये जो प्रशांत महासागर है उसके अंदर परिमेखला होती है। क्या होती है, परिमेखला होती है। परिमेखला को अग्नि वलय कहा जाता है, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए फटाफट से। रिंग ऑफ फायर अवस्थित है प्रशांत महासागर में। कहां पर है दोस्तों, प्रशांत महासागर में। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। एस आकार का महासागरीय कटक है। प्रिंस एडवर्ड कटक, मध्य अटलांटिक कटक, सोकोत्रा कटक, या पूर्वी देश प्रशांत कटक। तो इसका जो सही आंसर है वो मध्य अटलांटिक कटक का है। एस आकार का जो महासागरीय बनता है वो मध्य अटलांटिक कटक का बनता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से बिना देरी किए। पेंजिया के चारों ओर फैले महासागर कौन सा है, यानी जो पेंजिया है, पेंजिया, पैथालास, टेथिस, आपने पढ़े हैं कभी, आपने जरूर पढ़े होंगे राजस्थान का। अगर आपने भूगोल व्यवस्थित पढ़ा है ना तो उसमें पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आने वाली क्लासें अपनी होगी थ्योरी बेस के आधार पर राजस्थान ज्योग्राफी की, और उसमें मैं आसानी से क्षेत्र के साथ बता दूंगा आपको। जो पेंजिया के चारों ओर महासागर जिसका फैला हुआ है वो है टेथिस सागर का। किसका दोस्तों, टेथिस सागर का। टेथिस सागर के ही दो भाग है, एक तो पैंतालास है और एक पेंजिया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित महासागरों में से कौन सा एक संभवतया जो पैंथालास का अवशिष्ट भाग है वो कौन सा है, अंध महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, या आर्कटिक महासागर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो प्रशांत महासागर जो है पैंतालास का अवशिष्ट भाग है। कौन सा है, अवशिष्ट भाग है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से बिना देरी किए। जिस महासागर या सागर से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है वो कौन सा है, अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर, या बाल्टिक महासागर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट से आंसर कीजिए। अटलांटिक महासागर है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा बनाता है, यानी लेटीट्यूड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ग्रीनविच जो 0 डिग्री देशांतर पर है, ये ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले है, बुर्किना फासो, गाना व दक्षिणी अटलांटिक समुद्र से होकर गुजरता है। और किन किन शहरों या किन किन देशों से होकर जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो गुजरती है, तो आपको ध्यान में रखना है इन चीज को। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सार्वजनिक लाभान्वित होने वाला देश, मतलब सर्वाधिक जो लाभान्वित होता है किससे, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, तो वो कौन सा देश है, पोलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, या नाइजीरिया। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, इसका सही आंसर होने वाला है पुर्तगाल। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने अपने भारत में भी कब्जा काफी समय तक रखा था। बरमूडा त्रिशूल अवस्थित है। जो बरमूडा त्रिशूल है, क्या है, बरमूडा त्रिशूल है वो कहां पर अवस्थित है, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, या दक्षिणी हिंद महासागर में। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों,
जो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर है वहां पर होने वाला। तो इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं अपन। बरमुडा त्रिशूल होता है वो उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में मियामी यानी दक्षिणी फ्लोरिडा है, या बरमुडा या प्लूटोरिका को मिलाकर बनने वाला त्रिकोणीय समुद्र क्षेत्र है जो लगभग 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जिसे दैत्य त्रिभुज या डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। ट्रायंगल क्या होता है? त्रिभुज। मैं तो आपने पढ़ी ली होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर आपने दे दिया, ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आगे बढ़ते हैं। जिस महासागर का सारगेसो संबंधित है वह कौन सा महासागर है? सारगेसो, उत्तरी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत या फिर दक्षिणी अटलांटिक। ये सारे के सारे प्रश्न 2020 से लेकर 2026 के मध्य जितने भी पेपर हुए हैं उनमें ये प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों। विश्वास कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते तो पेपर उठा के देख लीजिए। मैं वहां से निकाल के इसकी व्याख्या करके आंसर, सही आंसर की निकाल के मिला के फिर आपके बीच में लेके आया हूं। आगे बढ़ते हैं। सारगेसो सागर है जो उत्तरी अटलांटिका महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा के भंवर से निकलती है। इस क्षेत्र को सारगेसम नाम की वनस्पति है वो बहुतायत में पाई जाती है और इसी कारण इसका नाम सारगोसा मगरा पट्टा भी कहा जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे बृहद या मध्य महासागरीय कटक स्थित है? अर्ध अटलांटिक, प्रशांत, आर्कटिक या हिंद? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? तो अर्ध अटलांटिक इसका सही आंसर है। इसकी थोड़ी अपन व्याख्या देखना चाहेंगे। 66,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला मध्य महासागरीय कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर जो द्रोणियां हैं उसके मध्य से गुजरता है। जो हिंद महासागर है उसकी द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक के बीच में जो दक्षिणी प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला संबंध विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका से पूर्व में स्थित है? ऐसा कौन सा महासागर है जो ऑस्ट्रेलिया के तो पश्चिम में है और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या दक्षिणी महासागर? इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? अटलांटिक जो महासागर है वो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। डियांगो गार्सिया द्वीप कहां पर स्थित है? भूमध्य सागर, दक्षिणी चीन सागर, हिंद महासागर या फिर अटलांटिक महासागर? इसका सही आंसर क्या होने वाला है? डियांगो जो गार्सिया है वो कहां पर स्थित है? जो द्वीप है कहां पर स्थित है? तो ये जो है अपने डियांगो गार्सिया कहां पर स्थित है? फटाफट से कमेंट करिए। हिंद महासागर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। डियांगो गार्सिया हिंद महासागर में अवस्थित है। पुर्तगाली खोजकर्ता डियांगो गार्सिया ने इस द्वीप की खोज 1500 ईस्वी में की थी। उन्हीं के नाम पर इस द्वीप का नाम डियांगो गार्सिया है। 1817 से लेकर 1965 के बीच यह मॉरिशस का क्षेत्र था। बाद में यह ब्रिटेन के अधिकार में चला गया, जिसे 1976 में संयुक्त राज्य अमेरिका को पट्टे पर दे दिया गया था, यानी लीज पे दे दिया गया। कितने वर्षों के लिए? 99 वर्षों के लिए। पट्टा कितने पे दिया जाता है? 99 वर्षों के लीज के लिए दिया जाता है। शीत युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटेन ने वायु सेना का ईंधन आपूर्ति केंद्र बनाया। वर्तमान में ये दोनों देशों का सामरिक, वायु और थल सैन्य अड्डे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डियांगो गार्सिया के बारे में आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से अफ्रीका को यूरोप में कौन अलग करता है? लाल सागर, मेडिटेरियन समुद्र, अटलांटिक सागर या पर्शियन गुल्फ? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर बनने जा रहा है वो अपने हैं मेडिटेरियन समुद्र। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागर मेडिटेरियन जो समुद्र कहलाता है पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 25 लाख वर्ग किलोमीटर है जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। प्राचीन काल में इसे यूनान, अनातोलिया, कांथोज, अरब तथा मिस्र सागर कहते थे। यह इसके उपनाम है। यूनान सागर, अनातोलिया सागर,
कौंथेय सागर, अरब सागर या मिस्र सागर इसके उपनाम भी थे या प्राचीन काल में इन्हें कहा जाता था। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से माल्टा कहाँ स्थित है? माल्टा कहाँ स्थित है? बाल्टिक में, काला सागर में या अटलांटिक सागर में या भूमध्य सागर में? क्या हो गया सरकार, फटाफट से आंसर कर। आज कहाँ भाग रहे हैं, ऐसे मत करो, फटाफट से आ जाओ। भूमध्य सागर के अंदर स्थित है। कहां पर है स्थित? भूमध्य सागर के अंदर माल्टा स्थित है। आगे बढ़ते हैं। जो माल्टा है ना, उसके बारे में अगर थोड़ा जानना चाहें, माल्टा द्वीप 5 द्वीपों का एक छोटा द्वीप समूह है, जिसमें माल्टा सबसे बड़ा है, उससे छोटा गांजो, उससे छोटा कोमिनो, कमाडोटा, जो माल्टीज या कैमुनेट और फिल्फा ये सबसे छोटा, इसमें से छोटा द्वीप है। छोटा द्वीप, ठीक है दोस्तों, छोटा द्वीप है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कौन सा महाद्वीपीय शेल्फ सागर है? यानी कौन सा महाद्वीप है जिसे शेल्फ सागर भी कहा जाता है? अरब सागर, भूमध्य सागर, उत्तरी सागर या लाल सागर? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सागर होगा भूमध्य सागर। जो भूमध्य सागर है उसको शेल्फ सागर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। समुद्र में ज्वार भाटा के क्या कारण हैं? ज्वार भाटा पढ़ा है आपने? समुद्र के तापमान में बदलाव, वैश्विक तापमान में वृद्धि, अमेजन परत में छेद या चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, किसके कारण ज्वार भाटा होता है? आपने अगर अच्छे से पढ़ा है 12th में या 10th में, 11th में, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं अगर व्यवस्थित ढंग से, नहीं तो भूल गए। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति होती है उसकी वजह से ज्वार भाटा होता है। आगे बढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने के कारण? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार होता है, उसके उत्पन्न होने का कारण है वो है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। दीर्घ ज्वार आते हैं। दीर्घ जो ज्वार होते हैं वो किस में आते हैं? केवल पूर्णिमा को, केवल अमावस्या को? ये केवल है, ठीक है ना, पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को, न पूर्णिमा और नहीं अमावस्या को। इसका सही आंसर होगा पूर्णिमा और अमावस्या को दीर्घ ज्वार आते हैं, यानी दोनों में ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास लंबी हो रही है। कल वाली क्लास में अपन और एक विस्तार से इसी टॉपिक की क्लास लेंगे। किसकी? जलमंडल की। किसकी लेंगे? जलमंडल का पार्ट 1 आया है, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 क्लासें इसकी होगी और मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली हैं। 2020 से लेकर 2026 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपर के अंदर आए हुए प्रश्न और उनकी व्याख्या सहित मैं आपके बीच में छोड़ के जाऊंगा। उसके बाद कौन सा टॉपिक लेना है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।